नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बात मैं और कहूं, आप चाहे 1 हो या 11 हो या 100 हो या 1000 हो, आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके अंदर जज्बा कितना है। और जब आप अड़ जाते हैं, भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं, तो कई बार कामयाबी आपको मिलती है। वो शाहरुख खान की एक फिल्म का कोई डायलॉग था कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहने लगते हो तो पूरी कायनात आपसे मिलाने की कोशिश करती है। तो एक बड़े नेता ने दिया एक टास्क, लगाया गया एक बुजुर्ग नेता को। एक बुजुर्ग नेता ने घुमाया फोन, और उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो मंसूबे थे वो धड़े के धड़े रह गए। एक बड़ी स्टोरी आपके सामने हम लेकर आए हैं, और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। लेकिन ये मानकर चल लीजिए कि ये आज जो घटनाक्रम हुआ है वो इस देश की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसके बाद राजनीति बदलती हुई नजर आएगी, बशर्ते ये एटीट्यूड अगर आगे भी जारी रहा तो। जी शिव जी। संतोष जी, बड़ी गंभीर चर्चा आपने शुरू कर दी, और ये चर्चा इसलिए मायने ज्यादा रखती है कि इंडिया गठबंधन से पहला गठबंधन छिटक के गया है। कोई साथी गया, और इसका सबसे बड़ा मलाल आरएसएस को हो रहा है। आरएसएस सोच रही है कि अगर अलग अलग हुए तो उन्होंने क्या कहा, बीएल संतोष ने, संगठन महामंत्री है बीजेपी के, एक अंडा टूटा। मतलब आरएसएस अब सनातन की बात नहीं करती है, पार्टी टूटने पर ही नॉन वेज अंडा का जिक्र कर रही है। उन्हें कुछ और नहीं मिला। एक धड़ा टूटा, एक गुट टूटा, एक पांव टूटा, एक हाथ टूटा, एक बांह टूटी, एक कंधा टूटा, ये नहीं बोले, एक अंडा टूटा। जो लोग दिन भर सनातन का गाना गाते हैं, जो लोग दिन भर भगवान श्री राम का नाम लेकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, जो लोग दिन भर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर गाना गाते हैं, जो भगवान शंकर की नगरी बनारस को मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाते हैं, क्या कहें इनके बारे में, कितने शब्द कहें। उन्होंने कहा एक अंडा टूटा, कोई और शब्द नहीं बचा। तो कुल मिला के यह है कि ये जो हुआ ये अलग विषय है, लेकिन तमिलनाडु में मोदी शाह जो सरकार रोक रहे थे, अब उनके बस से रुकेगी नहीं। नहीं, एक चीज शिव जी, आप ये देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, क्लियर कट मेजोरिटी पश्चिम बंगाल में मिली। आज विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को नेता चुन लिया गया, और इसी के साथ कट्टर भाजपाइयों और कट्टर संघियों से मैं कहूंगा, आप मुसलमानों को कहा करते थे ना, आप दरी बिछाने के लिए तैयार रहिए। भारतीय जनता पार्टी में प्योर भाजपाइयों की हालत क्या है? असम का मुख्यमंत्री कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति, असम में पहले जिसको मुख्यमंत्री बनाया असम गण परिषद से आया हुआ व्यक्ति, असम से जो मोदी सरकार में मंत्री है वही असम गण परिषद से आया हुआ व्यक्ति। बिहार में कौन है मुख्यमंत्री? गाजे बाजे के साथ कल मंत्रिमंडल विस्तार में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह गए थे। राष्ट्रीय जनता दल से आया हुआ व्यक्ति, जिसकी शिक्षा पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह हैं। और अब पश्चिम बंगाल में कौन बना मुख्यमंत्री? वही कांग्रेस को तोड़कर ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस का गठन करने वाला पूर्व कांग्रेसी कह लीजिए, पूर्व तृणमूल कांग्रेस का नेता कह लीजिए, शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने। दशकों तक भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई, अपने प्राण गंवाए, टीएमसी पर आरोप लगाते रहे हैं, अब जरा सोच लीजिए कि उन नेताओं, प्राण गंवाने वाले लोगों को किस तरह की श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा फिर उसके बाद आ गया, कहां कहां हुआ था? केरल में। केरल में जीत हुई कांग्रेस पार्टी की, अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। लेकिन तमिलनाडु में चुनाव हुए, जनता ने अपना मैंडेट दिया। देखिए जनता मैंडेट कैसे देती है, 2-4 सीटें कम हो गई, लेकिन जनता ने 35% से ज्यादा वोट दिया, सबसे बड़ी पार्टी बना दी और मैंडेट दे दिया कि भैया हम इसको बनाना चाहते हैं। लेकिन लाट साहब बैठे हुए थे। नाम लोक भवन रखने से लोक भवन थोड़ी हो जाएगा। नाम आपने राम स्वरूप रख दिया तो भगवान राम थोड़ी बन जाएंगे, ये तो सोचना पड़ेगा ना। नाम नरेंद्र मोदी, नरेंद्र क्या सोचकर रखा होगा? याद कर लीजिए स्वामी विवेकानंद। और यहां देखिए क्या कर रहे हैं। आपने कहा बीएल संतोष गलती नहीं है, बंगाल की खुमारी अभी उतरी नहीं है, तो अंडा मछली मटन ही याद आएगा। वो तो उत्तर प्रदेश में आएंगे तब जाके प्रसाद और ये सब याद आएगा। वो क्षेत्र, जिले के, राज्य के हिसाब से बीजेपी के नेताओं की भावना बदलती रहती है। तो ये इस हालात में
लाट साहब ने कह दिया कि नहीं जी, मैं तो नहीं सरकार बनाने दूंगा। पूछा गया क्यों, तो कह रहे बहुमत नहीं है। कहा गया कि बहुमत तो विधानसभा में साबित होगा, तो कह रहे कौन सी विधानसभा, कौन सा सुप्रीम कोर्ट, कौन सा ऐसा बहुमत केस, कौन सा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान। मैं हूं लाट साहब तमिलनाडु का मालिक, मैं हूं भगवान, मैं हूं तमिलनाडु का, मैं तय करूंगा, बहुमत मेरे सामने साबित करो। और उन्होंने सरकार को रोक दिया। ऐसा लगा कि इकलौता विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, कहीं वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो नहीं बनाएगी? और फिर जो गोदी मीडिया है वो कहती रहेगी वाह मोदी जी वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक चल दिया। इन तमाम खबरों के बीच राहुल गांधी ने क्लियर कट फैसला किया कि वो विजय को समर्थन देंगे। डीएमके नाराज भी हो गया, उसने क्या किया वो भी आगे दर्शकों को बताएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे से एक वीडियो आया होगा अभी, मल्लिकार्जुन खड़गे का जूता उठाते हुए राहुल गांधी का, पार्टी के नेताओं का सम्मान कैसे किया जाता है और जेपी नड्डा को कैसे धक्का दिया था, याद है कि फ्रेम में ना आ जाए कोई। और एक तस्वीर तो मुझे याद है क्योंकि ये भारत मंडप में हुआ था, मैं उस समय कवर कर रहा था भाजपा को। बड़ा सा माला आया, राजनाथ सिंह को लगा कि मैं भी इस माला में घुसूंगा, वो माला में घुसने की कोशिश करते रहे, पीछे से किसी ने खींच दिया, उनको समझ में आ गया कि नहीं ये माला तो सिर्फ मोदी जी के गर्दन में जाएगी, पीछे चले गए। राजनाथ सिंह जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, उनको भी बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। ऐसे लोगों को कहूंगा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का वो वीडियो देखिए। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा कि आप बात कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डीके राजा को फोन घुमाया और फिर सीपीआई और सीपीएम, ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने तमिलनाडु में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए टीवीके को समर्थन का ऐलान कर दिया है और अब उनके पास नंबर हो गया है। अब राज्यपाल किस बहाने सरकार को रूप बनने से रोकेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। नंबर पूरा हो गया है, लोकतंत्र की जीत हुई है और इसी के साथ तमिलनाडु में सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की असली सूरत एक बार फिर से तमिलनाडु की जनता के सामने आ गया कि लोकसभा चुनाव से पहले सेंगोल को, शिवजी सेंगोल गाजे बाजे के साथ उन्होंने लोकसभा में स्थापित किया था। विडंबना यह है कि जिन लोकसभा स्पीकर के बगल में वो सेंगोल स्थापित है, अगर उन लोकसभा के स्पीकर के मन में कभी ये ख्याल भी आ जाए कि वो सदन के मालिक है, तो फिर तुरंत उनकी तबीयत उसी तरह से खराब कर दी जाएगी जिस तरह से जगदीप धनखड़ की खराब कर दी गई थी। तो कायदे से वो सेंगोल तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वहां पे लगा देना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ तो प्रधानमंत्री के हाथ में ही है। तो सेंगोल सिर्फ प्रतीक था। तमिलनाडु में लोकतंत्र को कैसे ध्वस्त करने की कोशिश की, तमिलनाडु की जनता का जनादेश का अपमान करने की कोशिश की पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी, मुझे लगता है कि एक लंबे समय बाद अपनी रणनीति में वो कामयाब हो गए हैं और मोदी साहब पर भारी पड़े हैं। और वो भी कब, जब उनके पास सिर्फ 5 विधायक थे। अगर ये तेवर बने रहे तो चीजें बदलने में देर नहीं लगेगी। शिवजी संतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी सरकार बनाए तो दिक्कत और ना बनाए तो दिक्कत। तो आलसी हैं, सरकार बनाने के वक्त विदेश चले जाते हैं, चुनाव परिणाम आते हैं तो सोचते नहीं हैं, सोते रहते हैं और जब तक जागते हैं तब तक कोई सरकार का अपहरण कर ले जाता है। याद है गोवा की सरकार, दिग्विजय सिंह गए नहीं, और जब तक गए तब तक यही राज्यपाल महोदय जो अभी हैं उस समय गोवा में हुआ करते थे। सब खेल हो गया। तो आज जो स्थिति है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं विपक्ष राहुल गांधी से चाहता क्या है। राहुल गांधी सड़क पर आए तो विपक्ष खुलकर नहीं आता। याद होगा आपको जब यूपी में भारत जोड़ो यात्रा आई तो कई दिन इसी चक्कर में आगे पीछे होती रही कि अखिलेश शामिल होंगे कि नहीं होंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, अंततः नहीं आए। अभी आपने देखा बिहार में वोट चोरी की यात्रा हुई तो तेजस्वी के तेवर कैसे थे, कितना बढ़िया रेस्पॉन्स मिला था एसआईआर को, और सब लोगों ने यह साबित कर दिया कि एसआईआर तो मुद्दा ही नहीं है। और तेजस्वी को लगा कि मुद्दा नहीं है, इस बेमतलब के मुद्दा को राहुल गांधी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव हार गए। ममता बनर्जी को लगा कि राहुल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। राहुल सबकी निगाह में एक बेरोजगार नेता मालूम पड़े कि ये जहां जहां जाते हैं वहां सबको हरा देते हैं। अब सबने अलग अलग लड़के देख लिया तो सब खुद का भी चुनाव हार गए। अलग अलग लड़के सबने प्रयास कर लिया। अभी डीएमके ने भी राहुल की बात कुछ नहीं मानी थी। डीएमके ने अपने हिसाब से चुनाव लड़ा, उन्होंने खुली छूट दे दी, क्योंकि यह कहा गया कि हेमंत सोरेन ने अपने मन से चुनाव लड़ा तो झारखंड में सरकार की वापसी हो गई। राहुल ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं तो चुनाव हार जाते हैं। हरियाणा की बात क्या अखिलेश यादव भूल गए जब हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए राजी नहीं हुए और तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे अपने लोगों द्वारा चलवाई गई।
कि अगर यादव बाहुल इलाके में अखिलेश जाते तो चुनाव जीत जाते, अब मुश्किल है। मध्य प्रदेश का चुनाव भूल गए, अखिलेश कमलनाथ ने की, और उसके बाद जो अखिलेश की तरफ से ट्वीट और शेयर बातें की गई, कांग्रेस चुनाव हार गई। राजस्थान में आपने देखा अखिलेश का व्यवहार। अब अखिलेश चाहते हैं कि राहुल गांधी हमारे लिए सर केवल खड़े रहें, तो आज का ट्वीट उनका मौजूद है। ये सब चीजें मैं दर्शकों को इसलिए बताता हूं कि आखिर राहुल गांधी सरकार बनाने जाए तो दिक्कत, और ना बनाने जाए तो बेकार हैं, जागते नहीं सोए रहते हैं। अब वो अगर तमिलनाडु में बीजेपी अपनी सरकार बना लेती, एडीएमके को अलग करके उन्हें अपने से अलग करती और सरकार बना लेती। हालांकि विजय नहीं इस बात पर तैयार थे कि मैं किसी भी इन दोनों दलों में से सरकार बनाऊंगा। अब जब से लेटर आया है, सोशल मीडिया में बाढ़ आ गई है। अच्छा, अलग भी बैठ जाए तो कौन सा फर्क है? जब वो डीएमके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सम्मिलित रहती है, तब क्या राहुल गांधी ने उन्हें रोका था? रोका था? तो जब जिसकी जरूरत है वो वहां चला जाता है। अरे, मुलायम सिंह ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि एक बार और नरेंद्र मोदी की सरकार बननी चाहिए। क्यों कहा था? लेकिन राहुल गांधी का अगर कोई नेता कुछ कह दे, मैं अभी देखता था एक पत्रकार हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बिना क्या बताएं, बिना सोमरस पिए कुछ नहीं कह पाते हैं। वो आज लिख रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि राहुल नाकारा नेता है। मणिशंकर अय्यर हैं क्या कांग्रेस में? तो कुछ लोगों को खबर का ट्विस्ट बना के पैदा करना है। एक और पत्रकार है, वो दिन भर एक प्रवक्ता की तौर पर सबको एक लठ से हांके रहते हैं, न किसी को बोलने देते हैं, न किसी की अपनी बात सुनते हैं, न कहने देते हैं। वो कह रहे हैं पार्टी प्रवक्ता मत बनिए किसी भी पार्टी के। भैया, तुम क्या करते हो दिन भर? दिन भर क्या करते हो? हमने वो दौर भी आपका देखा जब अन्य पार्टियों की सरकार होती थी तो बिल्कुल सरेंडर होते। इतनी भी कोई भी पत्रकार चापलूसी मत करिए जो खुद के गिरेबान में झांकने पर यह लगे कि वास्तव में हम गलत करते। हो सकता है सांसद विधायक सब कुछ बन जाओ, लेकिन जनता के मुद्दों पर तो पकड़ रखनी पड़ेगी, जनता के मुद्दों के साथ जाना पड़ेगा। यह कब तक चलेगा खेल? तो मैं आपसे यह समझने का प्रयास कर रहा हूं, क्या राहुल गांधी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, या राहुल गांधी ने सही समय पर चौका मारा है और जिस चौके को छक्के में तब्दील कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने? देखिए, बिल्कुल शिव जी, पहले मेरा नंबर गेम बता दूं। 108 मतलब 118 चाहिए। अब 108 जीता टीवी के, 2 जगह से विजय जीते, एक उनको छोड़ना पड़ेगा, तो 107 उनके पास है। अब जो हो गया है 107 में 5 जुड़ गए कांग्रेस पार्टी के, तो 112 हो गए। 6 की कमी थी। अब इसमें सीपीआई, सीपीएम और बीसीके के पास 2-2 है, ये कुल मिलाकर हो गए 6, तो 118 का आंकड़ा आ गया। विधानसभा का आंकड़ा स्क्रीन पर शिव जी दिखा रहे हैं, इसको देख लीजिए। तो 118 का आंकड़ा पूरा हो गया है। और इस बीच अब टीवीके के मुखिया विजय ने लगातार तीसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिलने का समय मांगा है। अब देखते हैं वो मिलने का समय देते हैं या नहीं देते हैं, और उसके बाद अब शपथ ग्रहण तुरंत करवाते हैं कि नहीं करवाते। जहां तक राहुल गांधी की बात है, देखिए, वो तमिलनाडु में चुनाव से पहले ही टीवीके के साथ जाना चाहते थे, लेकिन कई वरिष्ठ नेताओं ने उनको कहा कि नहीं, इस समय डीएमके का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उस समय उन्होंने फैसला कर लिया। विधानसभा चुनाव के बाद फैसला करना था कि सरकार बननी है कि नहीं बननी है। उन्होंने फैसला किया टीवीके के साथ जाने का, और फिर ये भी कहा कि भैया, केरल में लेफ्ट के साथ लड़ते हैं लेकिन इंडिया गठबंधन में साथ है, पश्चिम बंगाल में ममता के साथ लड़ते हैं लेकिन इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर साथ है, तो हम साथ रहेंगे। लेकिन तब डीएमके एक मीटिंग बुलाती है, और मीटिंग के बाद क्या कहती है? कांग्रेस पार्टी ने पीठ में छुरा घोंप दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहती है कि अब हम तमिलनाडु में स्थानीय चुनाव, तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव, तमिलनाडु में नगरीय चुनाव, ये सब हम विजय की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। और उसके बाद कनिमोझी जो है डीएमके की सांसद, जो मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थी, मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ जो अभियान चला, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो यही डीएमके के मंत्री थे। ए राजा जेल गए थे, कनिमोझी जेल गई थी। ए राजा पर तो यहां तक आरोप लगा था कि जब वो मंत्री थे तो जो दूसरे बिड लगाने वाले गए उनको लिफ्ट में पकड़कर ही मारा पीटा गया, उनको कागज लेके जाने नहीं दिया गया। इस तरह का आरोप लगा था। बाद में वो कैसे बरी हुए, क्या बरी हुए, वो तमाम अलग चीजें बात है, अदालतों का सम्मान है। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार की छवि खराब किसकी वजह से हुई थी?
इन्हीं नेताओं की वजह से खराब हुई थी। कांग्रेस पार्टी गठबंधन दर निभाती रही। आज डीएमके ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी कि हमें हमें कांग्रेस के सांसदों के साथ अलग बैठने की जगह दी जाए, हम कांग्रेस के सांसदों के साथ नहीं बैठ सकते। दर्शक याद रखे, अगर पुराना फुटेज निकालेंगे तो राहुल गांधी के साथ पहली पंक्ति में डीएमके के नेता टीआर बालू बैठा करते थे। तो आपने तो खुद ही गठबंधन तोड़ा। और अब अखिलेश यादव पे आ जाइए, क्या किया अखिलेश यादव ने? ममता बनर्जी की फोटो लगाई, एमके स्टालिन के साथ मिलने की फोटो लगाई और उन्होंने कहा कि हम धोखा नहीं देते। तो क्या आप राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हो? क्या आप राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हो? और राहुल गांधी पर हमला बोलकर क्या उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जीत पाएंगे, ये उनको सोचना चाहिए। कभी कभी मेरे दिमाग में आता है, मैं स्पेशल कवरेज न्यूज के तमाम दर्शकों से कहूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये सवाल दिमाग में आता है, क्या बिहार में तेजस्वी यादव जानबूझकर हारे थे? क्या ईडी और जांच जो है कहीं उसका लफड़ा तो नहीं था? क्या पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी जानबूझकर हारे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल मेरे दर्शक जरूर बताएं कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जानबूझकर विधानसभा का चुनाव हारने की तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की? अकेले वो नहीं जीत सकते, ये अखिलेश यादव भी जानते हैं। और अखिलेश यादव आज तक जीते कौन सा चुनाव है, मुझे ये बताइए अकेले शब्द। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, क्या वो अखिलेश यादव की जीत थी? नेताजी मुलायम सिंह यादव जीवित थे, शिवपाल सिंह यादव का सांगठनिक क्षमता था, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और उसमें कुछ युवा नेता के तौर पर अखिलेश यादव, इन तीनों की संयुक्त जीत थी। अखिलेश यादव जीते नहीं थे। और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद जितने चुनाव हुए हैं, अकेले कभी वो जीत नहीं पाए। 14 का लोकसभा हारे, बुरी तरह से हारे, 17 का विधानसभा हारे, 19 का लोकसभा हारे, बुरी तरह से हारे, 22 का विधानसभा हारे और 24 का लोकसभा कांग्रेस पार्टी का साथ था, तब जाकर वो इस तरह से जीत पाए। लेकिन उसके लिए एक बड़ी वजह ये भी थी कि योगी का कहीं ना कहीं अपना खेल था। भारतीय जनता पार्टी के पास उस समय प्रभारी भी नहीं था 2024 के लोकसभा चुनाव के समय। तो अखिलेश यादव की अपने दम पर एक बार भी जीते हैं क्या अखिलेश यादव? एक बार भी नहीं जीते। अब आप राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा शक हो रहा है कि क्या जानबूझकर हारने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अब तमिलनाडु एक बड़ा बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक जरूर होगा, क्योंकि राहुल गांधी अगर इसी अंदाज में राजनीति करते हुए नजर आए तो कई चीजें फायदा होगी। एक चीज मैं दर्शकों को याद दिलाऊंगा, 2004 में जब राजनीति में आए थे राहुल गांधी, तो वो अकेले कांग्रेस को लेकर बढ़ना चाहते थे। उस समय सोनिया गांधी कांग्रेस के बुजुर्ग नेता, चूंकि यूपीए सरकार थी, कई तरह की मजबूरियां थी। 2009 में जब कांग्रेस पार्टी के 206 सीटें आई, तब भी राहुल गांधी अकेले बढ़ना चाहते थे और इसलिए युवा नेताओं को उसमें शामिल किया गया। लेकिन घटनाक्रम देखिए, ध्यान से मैं दर्शकों से कहूंगा, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने में सोनिया गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी पश्चिम बंगाल की, और जैसे ही पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे का किला ढहा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अन्ना हजारे के आंदोलन की नींव रख दी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अरविंद केजरीवाल का आंदोलन पहले इंडिया इस्लामिक सेंटर में बैठ के हुआ करती थी, फिर आईआईसी में बैठ के हुआ करती थी, फिर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा टाइप का रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम किया गया। रामदेव को आगे आना था, लेकिन व्यापारी रामदेव कहां अनशन पे बैठने वाले थे, तो अनशन प्रेमी महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को ढूंढा गया, अन्ना हजारे। उनको कहा गया कि आपको दूसरा गांधी बना देंगे, पूरे देश में पूरे विश्व में आप पॉपुलर हो जाओगे दूसरे गांधी के तौर पर। और रामलीला मैदान में ऐलान कर दिया गया कि अन्ना हजारे अप्रैल में आमरण अनशन पर बैठेंगे। अन्ना हजारे उस समय खुद भौचक के रह गए थे, लेकिन ऐलान हो गया तो हो गया। फिर वो जंतर मंतर आए, जंतर मंतर पे अनशन पे बैठना शुरू किया। पहले दिन मीडिया ने कुछ गौर नहीं किया, अगले दिन से मीडिया ने गौर करना शुरू किया। और उसके बाद चूंकि लेफ्ट हार चुका था, कोई एक बड़ा विंग कांग्रेस के सपोर्ट के लिए बचा नहीं था, एक वैचारिक विंग, कांग्रेस को एक करप्ट सरकार की संज्ञा दे दी गई और भ्रष्टाचार के उस आदि में 2014 में कांग्रेस पार्टी को हरा दिया गया। राहुल गांधी के पास संभलने का और अपने नेताओं को ठीक से एडजस्ट करने का मौका नहीं मिला। कुछ गलतियां राहुल गांधी की तरफ से भी हुई। और उसके बाद आप देखिए, कई बार आपको लगता नहीं कि विपक्ष के नेता जानबूझकर चुनाव हार रहे हैं। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। भाई जेल कौन जाना चाहेगा? तिहाड़ जेल का फर्श तो वैसे भी बड़ा गजब टाइप का है, कौन जेल जाना चाहेगा? लेकिन आज जो किया अखिलेश यादव ने और ममता बनर्जी जो करती रही हैं पिछले कई सालों से, और एमके स्टालिन भी उसी रास्ते पर निकल गए हैं, ये तमाम नेता। और जहां तक हेमंत सोरेन की बात है, हेमंत सोरेन ने जितनी सीटें कांग्रेस ने मांगी थी दे दी थी शिव जी। हेमंत सोरेन
शायद कुछ हद तक इंडिया गठबंधन के समझदार नेताओं में से है। झारखंड में चूंकि लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा नहीं आती है, आप ये देखिए बिहार में उनको सीट दी थी क्या तेजस्वी यादव ने, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। लेकिन एक राजनीतिक दल कब तक आखिर कैसा करता रहेगा, ये तमाम चीजें हैं। और अब गेंद जाहिर तौर पर राहुल गांधी के पाले में है, और यूपी पता नहीं क्यों मुझे आज तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश फिर से जीतने जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की वजह से होगा। चलिए संतोष जी, फिलहाल दर्शकों के ऊपर छोड़ेंगे कि यूपी में क्या होगा, और तमिलनाडु में अब विजय की रास्ता साफ हो गई है। सभी दलों ने समर्थन दे दिया, लेकिन एक बड़ा रोल निभाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन इस दौरान जो खबरें आ रही हैं वो सब ठीक नहीं है, और इस पर एक बड़ा प्रोग्राम 8 बजे हम लेकर हाजिर रहेंगे। फिलहाल संतोष जी से विदा लेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।